हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिका है और आज हम अपने इस डी क्लासेस में कोशिकांग जो ह्यूमन बॉडी में जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी खोज किसने की और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। बस छोटी सी टॉपिक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो कोशिकांग में सबसे पहले पढ़ते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस क्या होता है? तो सभी को पता है कि हर जितने भी लिविंग ह्यूमंस होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। और इन केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब? 1831 में की थी। इससे पहले कोशिका के अंदर क्या होते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? कोशिका की खोज की थी। और कोशिका के अंदर ही केंद्रक पाए जाते हैं जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। तो राइबोसोम की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया थे? प्रयोग किए थे। तो फर्स्ट देखेंगे कि राइबोसोम की खोज सबसे पहले लिखेंगे रॉबिन्स एवं ब्राउन ने। रॉबिन्स और ब्राउन्स नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1953 में पादप कोशिकाओं में मटर की जड़ों में कोशिकाओं में देखा था। कोशिका की खोज सबसे पहले किसमें किया गया था? जो प्लांट सेल होते हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें सबसे पहले देखा था रॉबिन्स और ब्राउन ने 1953 में क्या किया था? सेम की जड़ों में देखा था। उसके बाद लिखेंगे 1958 में जंतु कोशिका में जॉर्ज लिखेंगे पैलेट ने देखा था। 1958 किसी किसी में 1955 भी देता है, किसी किसी में 1958 भी दिया है। तो इनमें जंतु कोशिकाओं में जॉर्ज लिखेंगे पैलेट ने देखा था। जो जॉर्ज पैलेट ने क्या किया था? इस राइबोसोम की खोज करने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया था। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया था, इस कारण जिसके लिए इन्हें क्या किया गया था? लिखेंगे जॉर्ज पैलेट को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस कोशिकाओं को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो ये राइबोसोम को लिखेंगे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिखेंगे प्रद्वीय जालिका क्या होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इनकी खोज लिखेंगे पोर्टर, क्लाउड तथा फ्यूलेमा ने 1945 में ऊतक संवर्धन की कोशिका में खोजा था। कौन से वैज्ञानिक थे? तो लिखेंगे पोर्टर एंड लिखेंगे क्लाउड तथा फ्यूलेमा ने 1945 में इसमें जो टिश्यू संवर्धन थे उसमें किया था। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम 1952 में पोर्टर तथा लिखेंगे कालमैन द्वारा दिया गया था। लिखेंगे 1952 में पोर्टर तथा लिखेंगे कालमैन द्वारा दिया गया था। जो राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो यह लिखेंगे राइबोसोम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेटिक। क्या हो जाते हैं? जो राइबोसोम होते हैं वो हमेशा क्या पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और इनका मेन क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है, प्रोटीन संश्लेषण का भी ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। नेक्स्ट दिया है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सर्वप्रथम अवलोकन सेंट जॉर्ज ने लिखेंगे 1867 में किया, लेकिन इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई। क्या थे कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स थी उसका सर्वप्रथम अवलोकन सेंट जॉर्ज ने 1867 में किया, लेकिन क्या हुआ था कि इन्हें इतनी सफलता नहीं मिली, मतलब ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो सके। उसके बाद क्या थे? कैमिलो गोल्गी ने इसको पहली बार तंत्र की कोशिकाओं में देखा था। कौन से वैज्ञानिक? कैमिलो गोल्गी ने इसे पहली बार तंत्रिका कोशिका के केंद्रक में देखा था और उनके नाम पर ही लिखेंगे इसका नाम पड़ा गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटस भी कहा जाता है। जो गोल्गी अपरेटस होते हैं तो गोल्गी अपरेटस प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ये क्या करते हैं? इनका मेन काम क्या होता है कि प्रोटीन के लिखोगे प्रोटीन के संवहन करने के लिए, प्रोटीन का ट्रांसफ़र करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से बहुत लोगों ने किया था। सबसे पहले है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम
लिखेंगे कोलिकर ने 1850 में देखा था। जो सबसे फर्स्ट वैज्ञानिक थे कोलिकर ने 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। लेकिन फेमिंग नामक वैज्ञानिक थे 1882 में माइटोकॉन्ड्रिया के लिए फिलिया नाम दिया था। और लिखेंगे अल्टमान ने 1890 में इसके लिए बायोप्लास्ट का नाम प्रस्तावित किया था, जबकि इसका माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत अध्ययन बेडा ने 1897 में किया था। इसलिए इन्होंने ही लिखेंगे बेडा ने ही क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। और सर्वप्रथम पादप कोशिका में एफ मीविस ने इनकी उपस्थिति देखी थी कब, 1904 में देखा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो बताएंगे कोलिकर ने 1850 में। फ्लेमिंग जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फिलिया नाम दिया। और अल्टमान ने 1890 में इसके लिए बायोप्लास्ट का नाम प्रस्तावित किया। जबकि बताएंगे जो बेडा है उन्होंने क्या किया था, 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत अध्ययन भी किया और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अब पादप कोशिका में एफ लिखेंगे मीविस ने इनकी उपस्थिति देखी थी। और बोला जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको क्या बोला जाता है, पावर हाउसेस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का ऊर्जा मतलब पावर, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी भोज्य पदार्थ रहते हैं उनको एटीपी के रूप में ये क्या करते हैं, संचित करके रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हरे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं, हरी दिखाई देती हैं। और पौधे भी अपना भोजन स्वयं लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की खोज का श्रेय लिखेंगे ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। और इसका सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट नाम लिखेंगे सिम्पर ने 1885 में दिया था। अब क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके कारण ही क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये हर सभी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जिसके कारण पौधे की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। ये 6 लिखेंगे कोशिकांग थे, जो मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगे, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।